Hello students, today's topic of our in class 9th, that is two houses of parliament. So what is the two houses of parliament? देखिए जो पार्लियामेंट है हमारी वो एक लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का मतलब हमारे जो पार्ट्स हैं, जो कानून बनाने की हमारी जो पावर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट में, और वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उन डिफरेंट पार्ट्स का हमने नाम रखा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेचर हमारे यहाँ पर किस नाम से है? पार्लियामेंट के नाम से। यानी लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग करना, क्लास 8 में आप पढ़ चुके थे। सो लेजिस्लेचर का काम लॉ मेकिंग करना होता है। वो लॉ मेकिंग किस तरीके से करती है, डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। देखिए टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दो हाउसेज जो हैं, सिंस द पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। वैसे तो पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो पार्लियामेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जिन्हें चैम्बर्स या हाउसेस कहा जाता है। वन हाउस इज़ यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। एक हाउस जो होता है उसके जो लोगों को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, लोगों के द्वारा यानी जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। एंड द एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और जो रियल पावर है वो लोगों के यानी कि बिहाफ ऑफ द पीपल, जो रियल पावर है उसको एंजॉय किया जाता है लोगों के ही द्वारा। द सेकेंड हाउस इज़ यूजुअली इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सेकेंड हाउस जो है उसे यूजुअली इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, और इनडायरेक्टली इलेक्ट करने के बाद एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस। और सेकेंड हाउस को इनडायरेक्टली जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो उसके अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस जो हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है। द मोस्ट कॉमन वर्क, तो यहाँ पर दो हाउस हो गए। एक तो हाउस जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है पीपल ऑफ द कंट्री द्वारा, और दूसरा जो हाउस है उसको डायरेक्टली इलेक्ट ना करके इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए। सो मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज़ टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स। जो सेकेंड हाउस होता है उसका जो मोस्ट कॉमन वर्क होता है वो होता है कि इंटरेस्ट जो है स्टेट्स के, रीजन्स के, फेडरल यूनिट्स के जो इंटरेस्ट हैं उनकी देखभाल करना। इन द कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट टू हाउसेज। कंट्री में, हमारी कंट्री में, इन हमारी कंट्री यानी इंडिया में पार्लियामेंट के टू हाउसेज हैं। द टू हाउसेज आर नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। यानी दो जो हाउसेज हैं वो रखे गए हैं, फर्स्ट लोकसभा एंड सेकंड राज्यसभा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी पार्लियामेंट का पार्ट है। अगर आपसे ये पूछा जाए दैट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हैज़, तो आपको लिखना होगा 3 पार्ट्स यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। बट इफ़ आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी हाउसेज आर देयर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप कहेंगे 2 हाउसेज आर देयर इन पार्लियामेंट, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी पार्ट होता है पार्लियामेंट का। ऑल्सो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। वैसे तो वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, इसी वजह से ऑल लॉ मेड इन द हाउसेज कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसीलिए तो क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता तो किसी भी तरीके से साइड नहीं ले सकता किसी भी हाउस की, क्योंकि किसी हाउस का मेंबर तो है ही नहीं वो। तो उसको क्या किया जाता है कि लॉज जो हैं, लॉज जब भी फुलफ़िल होते हैं तो उसी के साइन से या उसी की सहमति से किए जाते हैं। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस फ्रॉम द चैप्टर 4। यू नो लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस। आपको नेक्स्ट चैप्टर से लोकसभा इलेक्शंस कैसे होते हैं पता लगेगा। लेट अस रिकॉल द की डिफरेंसेस। अब हम इन दोनों हाउसेस के की डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों में मेंबर्स कितने हैं, कौन इलेक्ट करता है मेंबर्स को, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे दोनों ही हाउसेस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द टू हाउसेज इज़ मोर पावरफुल। सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि दोनों हाउसेज में से सबसे ज़्यादा पावरफुल हाउस कौन सा है। तो दोनों हाउसेज में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल हाउस है, तो अगर हम देखें तो लगता है कि राज्यसभा जो है वो सबसे पावरफुल हाउस है। लेकिन राज्यसभा अगर सबसे पावरफुल हाउस होती तो क्या होता, या फिर है तो क्या है, तो देखते हैं कौन सा हाउस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। देखिए, फॉर सम टाइम इट इज़ कॉल्ड द अपर हाउस। इसे कई बार अपर हाउस का नाम भी दिया जाता है, या अपर चैम्बर नाम भी दिया जाता है। लोकसभा को लोअर चैम्बर नाम दिया जाता है, यानी लोकसभा का नाम है लोअर हाउस यानी लोअर चैम्बर, और राज्यसभा का नाम है अपर हाउस मीन्स अपर चैम्बर।
बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा कुछ नहीं है कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है। राज्यसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है बिकॉज कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कि लोकसभा को ही ज़्यादा मिली हुई हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसी हैं। दिस इज़ जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राज्यसभा सम स्पेशल पावर। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स नहीं दिए। बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, लेकिन लोकसभा जो है वो कई जगह पर कुछ सुप्रीम पावर्स यूज़ करती है। तो देखते हैं कैसे। जब भी कोई ऑर्डिनरी लॉ बनता है, हम बात करें किसी ऑर्डिनरी लॉ बनने की, तो जब भी कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाया जाता है, बट इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज, तो ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए उसे दोनों ही हाउसेज में पास होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर दोनों हाउसेज में कोई डिफरेंस होता है, यानी दोनों हाउसेज में अगर कोई बात हो जाती है, राज्यसभा को उसके जो डिसीजंस हैं वो पसंद नहीं आते, तो फाइनल डिसीजन जो होता है उसके लिए जॉइंट सेशन की मीटिंग बुलाई जाती है, यानी कि जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें दोनों हाउसेज के मेंबर्स जो हैं वो सिट करते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स जितने भी होते हैं, द व्यू ऑफ लोकसभा इज़ लाइकली टू प्रीवेल इन सच अ मीटिंग। तो यहाँ पर लोकसभा का जो प्रीवेल है, यानी लोकसभा का जो हम कह सकते हैं नज़रिया है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। लोकसभा जो है वो मनी मैटर्स में ज़्यादा पावर्स रखती है। ये तो हो गया ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में भी लोकसभा को ही देखा जा सकता है, राज्यसभा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अगर राज्यसभा को नहीं है पसंद तो राज्यसभा एक बार सजेशन दे सकती है। अगर लोकसभा को वो सजेशन पसंद नहीं आया तो लोकसभा उस बिल को ऐसे के ऐसे पास करवा देती है। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर में भी इसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। जब भी गवर्नमेंट का बजट पास होता है या कोई भी मनी रिलेटेड लॉ पास होता है तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, बस वो उसे 14 डेज़ डिले कर सकती है। 14 डेज़ डिले करने के बाद उसे उस पर साइन करना ही होता है। अगर 14 डेज़ में जो उसने चेंजेस दिए हैं वो लोकसभा मान जाती है तो ठीक है, अगर लोकसभा नहीं मानती है तो जो लोकसभा कहती है, लोकसभा की मर्ज़ी है कि वो राज्यसभा के द्वारा दिए गए जो भी सजेशंस हैं उन्हें माने या ना माने। तो 14 डेज़ डिले करने के अलावा इसके पास और कोई पावर नहीं होती। और जो ये ऑर्डिनरी बिल के बारे में जो हमने पढ़ा था, इसमें वो 6 मंथ डिले कर सकती है बस। तो ये है हमारा दोनों का डिफरेंस, आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि इन चीज़ों में तो दोनों जो हमने चीज़ें की हैं, इन दोनों में तो यानी ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। अब आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लोकसभा जो है वो कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। लोकसभा किसे कंट्रोल करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी, सिर्फ एक वो पर्सन जो कि मेजॉरिटी के सपोर्ट को एंजॉय करता है ऑफ द मेंबर्स इन लोकसभा इज़ अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर, उसे ही प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस के समय जो पार्टी जीतती है उस पार्टी का जो लीडर होता है, यानी कि उस पार्टी में यानी लोकसभा का जो लीडर होता है, वो पार्टी जिसे भी बनाना चाहती है वो उस पर्सन को क्या बना देती है? अपना लीडर और प्राइम मिनिस्टर बना देती है। तो मेजॉरिटी जो होती है लोकसभा मेंबर्स की, जो चाहते हैं उसे ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और प्रेसिडेंट का क्या काम होता है? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को क्या दिलवाना? ओथ दिलवाना, यानी शपथ दिलवाना। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर लोकसभा मेंबर्स की जो मेजॉरिटी है वो ये कह देती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा देती है, तो ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करते हुए उन सभी को क्विट करना पड़ता है। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा के मेंबर्स को प्रधानमंत्री यानी प्रेसिडेंट पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर को क्विट करना पड़ेगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर जो है उसने क्विट कर दिया तो सारे के सारे जो लोकसभा मेंबर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्विट हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि लोकसभा के मेंबर्स और जो पीएम है वो एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। दे सिंक एंड स्विम टुगेदर।
तो ये हो गया हमारा लोकसभा की और राज्यसभा की पावर्स। राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब है, अभी तक हमने लेजिस्लेचर की बात की थी और लेजिस्लेचर में हमने पढ़ा कि लॉज कैसे बनाए जाते हैं। लॉज कैसे बनाए जाते हैं वो हमने अभी पढ़ लिया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज जब इसे पास कर देते हैं तो उसके बाद उसे प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट को जब भेज दिया जाता है तो प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है। तो ये होता है काम। तो एग्जीक्यूशन करने का काम, यानी कि उन चीज़ों को जो भी लॉज बने हैं उन्हें अप्लाई कैसे करवाया जाए, तो ये होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम। अब देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में हम पढ़ते हैं। आपको ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी तो पता ही होगी। वी फाउंड दैट द पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक द डिसीजन। हमें पता चला कि जो साइन किया था जिसने, उसने डिसीजन नहीं लिया था, उसने सिर्फ पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया था और डिसीजंस किसी और के द्वारा लिए गए थे। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है इन टेकिंग दैट डिसीजन, उस डिसीज़न को लेने में, बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन द डिसीजन इफ़ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट ऑफ लोकसभा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो डिसीज़न नहीं ले सकता अगर उसके पास, प्राइम मिनिस्टर जो है वो तब तक डिसीज़न नहीं ले सकता जब तक उसके पास लोकसभा का सपोर्ट ना हो। इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज़ ऑफ द पार्लियामेंट। सिर्फ वो पार्लियामेंट की विशेज़ को एग्जीक्यूट करता है। तो पार्लियामेंट जो भी चाहती है, यानी कि लोकसभा जो भी चाहती है, उन सभी विशेज़ को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। So at a different levels of any government we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. So different levels जो होते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें हम फंक्शनरीज फाइंड करते हैं who take day-to-day decision, जो कि डे टू डे डिसीजंस लेते हैं। आपके जो डेली बेसिस के जो डिसीजंस होते हैं, डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, जो कि बिहाफ ऑफ द पीपल में क्या नहीं ले पाते? सुप्रीम पावर। टू डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के ज़रिए सुप्रीम पावर को यूज़ नहीं कर पाते। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। इन्हीं सब कामों को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब जो भी लॉ मेकिंग होती है लेजिस्लेचर के थ्रू, उसको एग्जीक्यूट करने का काम होता है किसका? एग्जीक्यूटिव का। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन। इन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है क्योंकि ये क्या है? एग्जीक्यूशन के इंचार्ज हैं, यानी काम को करवाने के लिए। ऑर्डर तो दे दिया लेजिस्लेचर ने, लेकिन काम को करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? काम को करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? एग्जीक्यूशन के पास है। थस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, तो जब भी हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो वी यूजुअली मीन्स द एग्जीक्यूटिव। अब मेनली जो एग्जीक्यूटिव में अब हम बात करें तो देखिए एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आने वाले जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि आप देखिए जितने भी लॉज जो बनते हैं, जैसे लोकसभा है, लोकसभा में जो भी लॉज बनते हैं उन सबको एग्जीक्यूट कराने का काम किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर ही उन सबको एग्जीक्यूट करवाता है। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, अब जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उसमें भी पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब बताओ, आपको पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव बताए थे मैंने, क्या होते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल और परमानेंट दो टाइप के एग्जीक्यूटिव हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिक्स के बेस पे बनाए जाते हैं। पॉलिटिक्स के बेस पर कहने का मतलब जिन एग्जीक्यूटिव्स को सिर्फ पॉलिटिक्स के बेस पर बनाया गया है और वो पॉलिटिक्स के बेस पर सिर्फ कितने ईयर तक रह सकते हैं? इन द फॉर्म 5 ईयर्स तक। 5 ईयर्स तक की वो अपने फॉर्म में रह सकते हैं और आफ्टर 5 ईयर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में कौन आते हैं? मेनली आपके जितने भी लीडर्स हैं, जो भी पार्टी लीडर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट्स हैं, ये सब क्या आते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो कि है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है? जो कि आपकी डे टू डे सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, ऐसे पर्सन जो आपके सिविल सर्विसेज में अपॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। चाहे रूलिंग पार्टी चेंज हो जाए, यानी कि चाहे जैसे जो लोग भी, चाहे वो IAS हैं, RAS हैं, पुलिस कमिश्नर है, ये जितने भी लोग हैं जो सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, तो जितने भी ऐसे लोग हैं ये सभी क्या करेंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ना होकर के ये क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। बिकॉज
चाहे पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए डॉक्टर कोई अपॉइंट हो गया, आपकी जॉब लग गई एज ए डॉक्टर, तो अगर बीजेपी की गवर्नमेंट में आपकी जॉब लगी है तो ये थोड़ी ना कांग्रेस की गवर्नमेंट आते ही आपकी जॉब हट जाएगी, नहीं, आपकी जॉब तो क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो पॉलिटिक्स के बेस पर, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जब तक एग्जिस्ट करती हैं तब तक ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो तब तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक कि उनके रिटायरमेंट की जो एज है वो नहीं आ जाती। तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है, ये ऑफिसर्स जो होते हैं वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पुलिस एंड नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम? देखिए, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनके पास इतनी पावर क्यों होती है जितनी नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होती? क्यों? मिनिस्टर जो होता है वो सिविल सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। सिविल सर्वेंट जबकि ज़्यादा एजुकेटेड होता है, ज़्यादा एक्सपर्ट होता है अपने सब्जेक्ट की, उसके पास नॉलेज ज़्यादा होती है। एडवाइज़र्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो एडवाइज़र्स होते हैं वो इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं बजाय किसके, फाइनेंस मिनिस्टर की, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो उन्हीं की सलाह से काम करता है। समटाइम द मिनिस्टर्स में नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स, क्योंकि कई बार मिनिस्टर्स जो हैं वो टेक्निकल मैटर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं, जो कि उस मिनिस्ट्री की, जो मिनिस्ट्री उनके अंडर में आती है। दिस कुड ईजीली हैपन इन मिनिस्ट्री लाइक डिफेंस, और ये हो सकता है जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री में, इंडस्ट्री में, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, माइनिंग एक्सेट्रा में। तो उस मिनिस्टर को हम फाइनली से करने के लिए क्या कह सकते हैं? रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ लोगों की इच्छा पर चलती है, और मिनिस्टर को किसने चुना है? लोगों ने, यानी लोकसभा के मेंबर्स को किसने इलेक्ट किया होता है? लोगों ने। और जनता जब चुनेगी तो ऑब्वियसली वो आंसरेबल भी होंगे फॉर ऑल सीक्वेंस। तो लेकिन ये है कि चाहे वो अपने टेक्निकल जो भी एरिया है उसके बारे में जानते नहीं हो, लेकिन फिर भी जनता सवाल किनसे करेगी? जैसे फाइनेंस के बारे में अभी हमारी कंट्री की जो हालत है वो बहुत ख़राब है, और जो जीडीपी है वो गिरती जा रही है, तो जनता किससे सवाल करेगी? फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइज़र से सवाल करेगी या फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल करेगी? फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल करेगी, और इससे रेपुटेशन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर की ख़राब होगी। तो ये है, मिनिस्टर एंड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट टू मैटर्स ऑफ हर मिनिस्ट्री। मिनिस्टर्स को उसकी मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं होता, जबकि उसके एडवाइज़र्स जो होते हैं वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन। कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं एडवाइस के, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज़ द मिनिस्टर डिसाइड। लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो तो, अगर मिनिस्टर जो है वो पूरी तरीके से पैट्रियोटिक है तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उसका क्या होगा? सिर्फ अपने देश को आगे बढ़ाना, और देश को आगे बढ़ाने के लिए उसे क्या करना होगा? डिपेंडिंग ऑन द, जो भी वो सेलेक्ट करेगा जिस भी डिसीजन को, अगर एडवाइजेस में डिफरेंस भी है तो वो जो भी देश के लिए अच्छा होगा वही वो मिनिस्टर क्या करेगा? चूज़ करेगा। एक्चुअली दिस हैपन इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टू टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, नॉट द एक्सपर्ट। जो भी पूरी पिक्चर को समझ पाते हैं वो सिर्फ डिसीजन ले पाते हैं, एक्सपर्ट डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये था हमारा एक्सपर्ट्स के बारे में। एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन पूरा जो व्यू है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का डेमोक्रेसी में, वो सिर्फ कौन प्ले करता है उस रोल को? इलेक्टेड मिनिस्टर्स ही उस रोल को प्ले करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हु इज़ प्लेइंग द मेन रोल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी कंट्री के लिए, यानी कि जहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जहाँ पर जो नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव है आपका, यानी कि जो हेड ऑफ द कंट्री है वो नॉमिनल है, जैसे कि ब्रिटेन, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।